हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, शानदार हों, जबरदस्त हों। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दिल खोल करके। आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो कुछ हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे, मतलब एप्लीकेशन वाले, कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ वाईटी वाले स्टूडेंट्स होंगे, है ना, कुछ रिपीटर्स होंगे। सबका स्वागत है मेरे भाई। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में, आपको पता है क्योंकि हम डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे जय हिंद। फिर करते हैं हम क्लास की शुरुआत और बहुत सारी चीजों को सीखने की शुरुआत। कैसे हो सर? मैं भाई एकदम बढ़िया, है ना। वाईटी वाले बच्चों से, डिफेंस के फील्ड के वाईटी वाले बच्चों से, हालांकि वो क्लास ले ही रहे हैं एसएससी पे, क्योंकि अब जीएस है तो वहां सब कवर अप होता ही है। लेकिन स्पेशल जो क्लास हो रही है वो काफी दिनों के बाद हो रही है। बट अब ये सेशंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए आप लोगों की तैयारी के क्या हाल है, कैसी चल रही है तैयारी? तो देखिए मेरे भाई, हम, आपको पता है कि आज बात करने वाले हैं एनडीए वाले बच्चों से, आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस वाले बच्चों से, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्स भैया यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, हम उस पैटर्न के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मतलब इतने शानदार शानदार आज मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, उस पैटर्न को हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप टफ क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए, अगर मैंने आज जो टॉपिक उठाया वो ऐसा उठाया है जो आपने पढ़ा हो तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ा हो तो भी अच्छा है। मैं अभी आपको एक टॉपिक उठाऊंगा, उस टॉपिक की कुछ थ्योरी करवाने वाला हूं, उस टॉपिक की कुछ थोड़ी सी थ्योरी करवाऊंगा और थ्योरी के बाद एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। कौन से पैटर्न पर? यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर। मतलब क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा लगेगा ओ हो ये क्या है। मतलब क्वेश्चन देख करके कैसा लगेगा, ओ हो ये क्या है। लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपसे ही करवाऊंगा। हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही थी ऐप वाली? हाँ भैया, वो मैंने कल आपको आपके सामने ही बैच वगैरह में बोल दिया था, तो कई बार थोड़ा बहुत इशू होता है, तो उसके लिए भैया थोड़ा सा आप भी कॉपरेट किया कीजिए। आज है ये, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। और इसको आप ऐसा मत समझना कि आप सिर्फ एक टॉपिक कर रहे हो, नहीं मेरे भाई। आज आप उस पैटर्न को समझने वाले हो जिस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट टॉपिक जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है भाई, मैं खुद उस टॉपिक को बड़े प्यार से भी पढ़ाऊंगा तो 15 दिन पढ़ा सकता हूं मैं आराम से, बड़े प्यार से भी, धीरे धीरे क्लास चलती रही 15 दिन। लेकिन मैं आज एक ही क्लास में उस टॉपिक को भी करवाऊंगा और उसके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आपको पता चलेगी कैसे। तो इन चीजों को, हाँ, नोट यार, नोट्स बनाने हैं। आप अगर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर नोट्स बनाने हैं क्या, तो मुझे नहीं लगता आपको ये तैयारी करनी चाहिए, है ना। आपको, मुझे लगता है कि आज के आज ही ये तैयारी कर छोड़ देनी चाहिए, अगर आपको यही नहीं पता कि आप जो है यूपीएससी के एग्जाम तैयारी करने के लिए भी नोट्स बनाने या नहीं बनाने, या कैसे बनाने, क्या लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है कि ब्लैक पेन से लिखना है। यार इतनी सी समझ अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने के आपका। अभी तैयारी करोगे भी, फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके, अगर मान लो कि आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप वैसे भी एसएसबी आउट हो जाने वाले हो, तो उससे बेहतर है क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मत किया करो, और अगर पता है तो फिर ये बेवकूफी भरे क्वेश्चंस मत किया करो। ऐसा नहीं है आप 6 क्लास में पढ़ रहे हो जो पूछ रहे हो कि क्या है। आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। इन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये है क्या क्या, आइए समझते हैं एक एक करके। मेरे भाई, आप सब लोग जानते हो कि जो ये हमारा भारत है, इस भारत में पहले के समय राजा लोग हुआ करते थे, नवाब, निजाम, सरदार, है ना, राजकुमार, ये सब हुआ करते थे। लेकिन अब आज के भारत की बात करें, जब ब्रिटिश रूल हुआ, उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। राजा ही अपना भगवान नहीं मानता अपने आप को। भारत में एक कानून बनाया गया, एक किताब बनाई गई है, और जो किताब बनाई गई है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें सारे कानून लिखे गए हैं। एक कॉपी थी जिसमें सारी चीजें लिख दी गई, और ये बेसिकली एक बुक बन के तैयार हो गई, जिसको हम बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं। और इसी को पॉलिटी की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो सबसे पहली बात, हमारा देश संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, चल रहा है। ये सारी बातें हम देख लेते हैं जब हम संविधान की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस संविधान की अगर मैं बात करूंगी, जैसे मान लेते हैं कि ये संविधान की किताब है, तो ये बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन्हीं में से हम एक पार्ट की बात करने वाले हैं, जो इसमें 25 पार्ट हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स की संख्या है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25। उन्हीं में से हम एक पार्ट की बात करने वाले हैं
जो कि है पार्ट नंबर 3, इसका जो भाग नंबर 3 है। भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, भाग 2 सिटीजनशिप है, जब वो टॉपिक आएगा तो वो पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इसी का, कुछ पेज आगे जब चलेंगे तो पार्ट नंबर 3, ऐसे 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया पूरे संविधान को। पूरा का पूरा संविधान 25 पार्ट्स में डिवाइड है, उसी में से पार्ट नंबर 3 आज हमारा, जिसको कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार कहा जाता है। समझेंगे कैसे कैसे शुरुआत हुई, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि राइट्स होते क्या हैं। व्हाट आर राइट्स मेरे भाई, व्हाट आर राइट्स? राइट्स होते क्या हैं? राइट्स होते क्या हैं? अधिकार होते क्या हैं? तो मेरे भाई अगर मैं अधिकारों की बात करूं तो आज आप कह रहे हो अधिकार है, मेरे पास घूमने का अधिकार है, मेरे पास राइट टू प्राइवेसी है, मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी है, मेरे पास राइट टू कोर्ट है, मेरे पास राइट टू स्लीप है। आज आप कह रहे हो कितने सारे अधिकार हैं, लेकिन आज से 500 साल 400 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले आप ये बातें नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस समय राजा ही भगवान था और राजा जो कह देता था वही चला करता था। तो ये जो राइट्स हैं ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिसेंटली डेवलप हुआ है। इसीलिए आप कह सकते हो राइट्स आर द मॉडर्न एज कॉन्सेप्ट। ये आधुनिक युग का कॉन्सेप्ट है, इसी को मॉडर्न एज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। मॉडर्न एज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और अगर मैं राइट्स की बात करूं, इसकी जो शुरुआत हुई है या इसका जो उद्गम हुआ है, उद्गम का मतलब होता है इसकी जो शुरुआत हुई है। उद्गम आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, जो नदी जहां से निकलती है उसी को उद्गम स्थान कहा जाता है, ओरिजिन। तो इनका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ है इनका ओरिजिन। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब पश्चिमी देशों से। अब समस्या क्या है, पश्चिमी देशों से ओरिजिन हुआ है और हमारे देश में क्लैश क्यों देखने को मिलते हैं? ये तो एक एसएसबी का टॉपिक भी है भैया, कि राइट्स को लेकर के हमारे देश में ही सबसे ज्यादा समस्याएं क्यों हैं। सुनना जरा ध्यान से, समस्याएं मेरे भाई इस वजह से हैं क्योंकि अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं यहां से ये लिबरल होती हैं, ये तो लिबरल होती हैं भैया, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बराबर है। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश में समस्या क्या है कि हमारा देश यहां पर बढ़ता है और हमारे देश में भैया बहुत ज्यादा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस चलते हैं। सर ये क्या बात बता रहे हो आप? फंडामेंटल राइट्स पढ़ाइए ना, कि कहां से, अरे कहां से लिया गया है से पहले ओरिजिन कहां से हुआ ये तो समझ लो बुद्धिजीवी लोगों। बस ऐसा लगता है आओ, अबे एसएससी की क्लास थोड़ी चल रही है कि फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द यूएसए व्हिच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा इज मेंशन्ड इन द पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 to 35 in which article 12 is related with the definition of state और article 13 is related with the judicial review है। ये सब थोड़ी ना हो रहा है कि एक लाइन में खत्म करो। अभी ये वो बातें हैं जो आपसे पूछ लेगा, स्टेटमेंट में दे देगा। यहाँ पे एनडीएस ईडीएस की बात कर रहे हो या वन लाइनर एसएससी की बात नहीं कर रहे हो कि रुक जाओ, थम जाओ, चीजों को समझो, है ना। बस पागलों की तरह कमेंट किए जा रहे हो, कमेंट किए जा रहे हो, तो इसको समझो थोड़ा सा। तो हमारा जो देश है वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वाला देश है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथा एवं परंपरा। हमारे यहां पर प्रथा एवं परंपराएं बहुत ज्यादा चलती हैं। देखो हमारे यहाँ क्या है, शनि मंदिर में लड़की नहीं जाएगी, है ना, समझ रहे हो, चोला नहीं चढ़ाना है मंदिर वगैरह को, उन सब को लेकर के भी है। अब प्रथा परंपराएं जैसे कि क्या बताऊं आपको यार, सुनिए सबसे बढ़िया परंपरा, बढ़िया एग्जांपल क्या है, जैसे बिल्ली निकल गई आपके सामने से, आप किसी काम को करने के लिए जा रहे थे, सामने से बिल्ली निकल गई, आप क्या वहीं की वहीं रुक जाते हो? क्यों? अब तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाएगा। अरे यार बिल्ली के पास इतनी पावर दे दी कि उसने सबको अशुभ हो जाएगा, है, जिससे भी जिसकी लड़ाई हो रही है उसके घर में बिल्ली छोड़ दो, उसके साथ अशुभ हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? तो बिल्ली के वो इतनी पावर है हमारे यहाँ। जैसे गांव वगैरह में देखा होगा ना, जो उबले होते हैं, उबले, अगर आप कहीं शहर वहर या कहीं रिश्तेदारी जा रहे हो, कोई उबले लेके आ गया सामने से, अरे भाई साहब अब तो अशुभ हो जाएगा। पहले के समय पानी भरने जाते थे जो है महिला वगैरह, तो उस खाली बर्तन, कोई भरा हुआ बर्तन लेके आ रहे, बहुत बढ़िया करा, और खाली बर्तन लेके आ गया तो अब तो कुछ ना कुछ अशुभ हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं हैं भारत में जो चलती हैं कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना है। अब दूसरा क्या है, ये लिबरल कंट्रीज हैं, और राइट्स की शुरुआत कहां से हो रही है? लिबरल कंट्रीज से। तो जब हम इनको यहां से कॉपी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें झलक दिखेगी इन कंट्रीज की, और जब इन कंट्रीज की झलक दिखेगी जो कि लिबरल हैं, और हमारा देश प्रथा एवं परंपराओं वाला है, हमारा देश बिल्ली आगे निकल जाए तो रास्ता, दूसरा रास्ता बदल लेने वाला है, तो यहां कहीं ना कहीं फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, सबरीमाला मंदिर जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो भैया बहुत तगड़ा टॉपिक है, एसएससी वगैरह का भी आप बता सकते हो, क्योंकि राइट्स को लेकर के दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि ये राइट्स का जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ, और वेस्टर्न कंट्रीज लिबरल हैं और इंडिया इज
टाइप ऑफ कंट्री इन विच कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर, कह सकते हैं ना कि इन अ वेरी लार्ज स्केल, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बहुत बड़े स्केल पर है, बहुत बड़े पैमाने पर है, इसलिए भैया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो ये है, समझ में आ गई मेरे भाई? तो ये अच्छा, हमने ये तो समझ लिया ये मॉडर्न एज कॉन्सेप्ट है, हमने ये भी समझ लिया इसकी शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज से हुई है, लेकिन राइट्स होते क्या है वो तो हमने समझा ही नहीं। तो चलिए आ जाइए समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर राइट, मैं फटाफट करवा दूंगा राइट्स, तो बस ये समझ लो, ये कुछ बेसिक्स है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप समझ आ जाएंगी कि सर राइट्स होते क्या है। देखिए, ये होती है पावर, राइट्स क्या होती है? पावर। पावर किस चीज की? सिटीजन्स की। किस चीज की पावर? देखिए पहले के समय मैं क्या कह रहा था कि पहले के समय राजा का जो मन करता था, किसी को फांसी देनी है दे दो, किसी को नहीं देनी है नहीं दे दो, किसी को मौत की सजा देनी है, किसी को आजीवन कारावास, मतलब जिस राजा का जो मन कर रहा है वो करता था, जिस कानून को बनाना है राजा वो कानून बनाया करता था, है ना। किसी के ऊपर भी टैक्स लगाना है राजा लगा सकता था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, राजा कहता था अपन अच्छी भगवान है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सरकार वही कर सकती है जो संविधान में लिखा है, जो नहीं लिखा वो नहीं कर सकती। अगर संविधान के बाहर जाकर के सरकार कुछ भी करेगी तो भैया फिर क्या हो जाएगा, फिर हम कोर्ट जा सकते हैं। एक सेकंड देना मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, तो राइट्स क्या होती है? पावर। तो पहले के समय तो राजा लोग जो चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन आज नहीं कर सकते, आज वही कर सकते हैं जो संविधान में लिखा है। इसका मतलब है टू लिमिट द गवर्नमेंट। सरकार में कोई भी हो उसकी पावर अब लिमिटेड है, अब अनलिमिटेड पावर नहीं है। टू लिमिट द गवर्नमेंट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। सरकार को सीमित करने की शक्ति, क्या कहा? लोगों की सरकार को सीमित करने की शक्ति, सीमित करने की शक्ति, लोगों की सरकार को सीमित करने की जो शक्ति है उसी को मेरे भाई राइट्स कहा जाता है। समझ में आई कि सर ठीक है राइट्स तो ठीक है, फिर हमें समझ में आ गई राइट्स तो इसे कहते होंगे टू लिमिट द गवर्नमेंट पावर, टू लिमिट द गवर्नमेंट, सरकार को सीमित करने की जो लोगों की शक्ति है उसी को राइट्स कहा जाता है। मैं आपके डाउट्स लूंगा, पहले चुपचाप से सुन लो इसको, बीच में कोई बकवास नहीं। अब सुनो, ये तो बात हो गई सर, लेकिन हमें तो ये बताओ ना फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं? ये तो हो गए राइट्स, हम तो बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है, हमारे देश में जो पार्ट नंबर 3 में है, हमारे देश के संविधान में जो पार्ट नंबर 3 में राइट्स हैं उनको राइट्स नहीं फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि देश का जो फंडामेंटल लॉ है, जो देश का जो मूल कानून है वो कौन सा है? आप सब लोग जानते हो कि देश में बाकी सारे कानून सेकेंडरी हैं, जो मूल कानून है वही संविधान है। संविधान क्या है? बुक ऑफ रूल्स। इट मींस कि ये कानून है, मूल कानून, कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 3 है वो किसकी बात करता है? वो राइट्स की बात करता है। हालांकि अब उन्हें फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। आप मान करके चलिए कि संविधान का पार्ट नंबर 3 राइट्स की बात कर रहा है, तो जो देश का फंडामेंटल लॉ है, जो देश का मूल कानून है, जो देश का फंडामेंटल लॉ है, वो फंडामेंटल लॉ ही आपको कोई ना कोई कानून राइट्स दे रहा है। इसका मतलब फंडामेंटल लॉ ही राइट्स दे रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है? इन्हें मूल अधिकार कहने का या मौलिक अधिकार कहने का। देखिए भाई, हर एक बेसिक नीड होती है इंसान की। क्या कहा? किसी भी इंसान की एक बेसिक नीड होती है। जैसे कि बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, यही तो होती है बेसिक नीड इंसान की। जैसे इंसान की बॉडी की बात करें तो उसकी बेसिक नीड है कि भैया प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसको विटामिन भी चाहिए, ये सारी चीजें। तो वैसे ही जब एक इंसान समाज में रह रहा होता है तो उसके कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स होते हैं। क्या कहा? एक इंसान के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, क्या कहा? किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, और वो बेसिक राइट्स जब उसको मिलते हैं उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तीसरी चीज ये है, पहली चीज, दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति भारत की जमीन मात्र पे आकर के खड़ा हो गया,
जो कोई भी भारत की लैंड पर, भारत की भूमि पर खड़ा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते होंगे, मूल कानून दिए जाते होंगे, तो उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। 3 कारण मैंने आपको बताया, इसके बाहर आपको कोई कारण नहीं मिलने वाला है। क्या? एक तो ये संविधान देता है, इसी वजह से संविधान फंडामेंटल लॉ है, तो इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दूसरी चीज, किसी भी इंसान के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। और तीसरी चीज, भारत की जमीन मात्र पर भी कोई खड़ा हो गया तो उसको फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, मिलेंगे जो राइट्स उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। कल के लिए नोट्स में कितने पेज छोड़ना पड़ेगा ये बता दो मेरे को। अबे कौन से नोट्स में पेज छोड़ना पड़ेगा? मेरी समझ ही नहीं आती कि भाई तुम बातें क्या करते हो और तुम कहाँ से बातें करते हो, क्यों? अरे कौन सी वाली? अगर तू ये जो है यूट्यूब वाले नोट्स बना रहा है तो उस चीज के लिए तू साथ के साथ लिख ही रहा है, उसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन वाला बना रहा है तो इसको और इसको कनेक्ट क्यों कर रहा है? वहां तो मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चल ही रहा हूँ। मतलब तो थोड़ा लॉजिक वॉजिक लगाया करो यार, कैसी बातें करते हो तुम कभी कभी। आ जाओ प्यार से। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए फंडामेंटल राइट्स से संबंधित। अब आ जाइए, मैं हल्की सी बात कर देता हूं यहां पर इसकी, पार्ट नंबर 3 की। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर जो 3 है ये संबंधित है आपका फंडामेंटल राइट्स से, ये आप लोग भी जानते हो। अब इसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, कहां से कहां तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक हमें इन्हीं आर्टिकल्स को देखना है अभी। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज और समझना कि जो पार्ट नंबर 3 है इसी को कहा जाता है नोन एज मेगना कार्टा। इसको मेगना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मेगना कार्टा, वो समझाता हूं मैं आपको। देखिए, इस दुनिया में राइट्स की बात हो गई, वेस्टर्न ओरिजिन हो गया, लेकिन सबसे पहले अगर राइट्स से संबंधित कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पेश हुआ था वो कौन सा था? ब्रिटेन को जानते हो, इंग्लैंड को? तो इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था किंग जॉन। इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था किंग जॉन। 1215 में उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। सबसे पहले उसी डॉक्यूमेंट्स में राइट्स की बात कही गई थी, रिटन डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का नाम मेगना कार्टा था। तो आज जहां कहीं भी राइट्स की बात होती है उसे मेगना कार्टा से कंपेयर कर लेते हैं। हमारा संविधान हमारे पार्ट नंबर 3 में राइट्स देता है हमें, तो इस पार्ट 3 को कहा जाता है मेगना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन ब्रिटिश को भी कुछ ना कुछ राइट्स मिले थे भारत में। टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिले थे बंगाल में, जिसको कि 1717 में जो फर्रुखसियार ने इशू किए थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? जो फरमान इशू किया था उसने राइट्स दिए थे, तो उस फरमान को कहा जाता था मेगना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जहां कहीं भी राइट्स की बात होती है तो उसको फिर मेगना कार्टा कहा जाता है। तो हमारा संविधान आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में राइट्स देता है, इसी वजह से इसको मेगना कार्टा कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब इनिशियली बात करूं तो 1950 में बात करता हूं। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन एक इनमें से आज हमारे बीच नहीं है। तो टोटल नाउ एट प्रेजेंट हमारे पास कितने राइट्स हैं? एट प्रेजेंट हमारे पास 6 राइट्स हैं। जो हमारे पास नहीं है इस समय, इसको बोला जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर क्या हो रहा था? सरकार संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पाई। कहीं से रोड निकालना है, कहीं पे एयरपोर्ट बनाना है, कहीं पे आपका जो है स्टेडियम बनाना है, कहीं पे कुछ, तो उसके लिए जो जनता जो है जमीन दे देती थी वो तो ठीक है, जो नहीं देती थी तो जबरदस्ती नहीं छीन सकते थे। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो वो हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, घर वालों ने लात मार के बाहर निकाल दिया, फिर भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आपसे जमीन नहीं छीनी जा सकती। लोग कोर्ट पहुंच जाते थे, कोर्ट सरकार को फटकार लगाती थी, तो सरकार ने कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया। संपत्ति का जो अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट्स में था, इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया और बोला कि सरकार चाहे तो आपकी जमीन ले सकती है नेशनल इंटरेस्ट में, उसके लिए कई गुना पैसा देगी आपको, जो वैल्यू होगी, या दूसरी जगह जमीन देगी, लेकिन इसके अलावा कोई और आपकी जमीन नहीं ले सकता। तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को पहले ये हुआ करता था आर्टिकल नंबर 31 में, लेकिन यहां से उठा करके इसको आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। और आप सबको पता है कि ऐसा करने के लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट किया गया होगा, और यहां पर जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और आज हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर है भाई? यहां तक मजा आया क्या? जल्दी से बता दो। सर कॉन्सेप्ट को कहानी में बताते हैं, दैट्स रियली नाइस। भैया तभी आपको लंबे समय के लिए याद होता है, तभी आपको लंबे समय के लिए याद होता है, वरना तो बैच में तो फिर हम और धीरे धीरे करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, आप मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया? जी सर आ गया। अब देखो मैं एक एक चीज लिख करके कराऊंगा, मुझे फंडामेंटल राइट्स कराने में कम से कम 5-6 दिन तो मिनिमम लग जाते हैं, मिनिमम लग जाते हैं।
तो फिर मैं धीरे धीरे करवाऊं या फिर कुछ चीजों को स्किप कर दूं, उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को पीपीटी से करवा दूं। यहाँ पर चीजें मैं लिख के करवाऊंगा, 3 4 5 राइट्स हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे अभी, क्योंकि चीजों को समझते हो और लिखा हुआ ऑलरेडी रहेगा, तो मैं बस बोलता रहूंगा, आप समझते रहोगे। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मैं पीपीटी से करवाऊं तो मेरी हैंड रिटन से करवाऊं जो मैंने बैच में पढ़ाई है उससे, या फिर एक जो बुक वाली पीपीटी बनाते हैं हम उस वाली से करवाऊं? जल्दी से बोलो किस से करवाऊं? हैंड रिटन जो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं उससे करवाऊं, या जो बुक में लिखा रहता है, मतलब बुक से हम जैसे पीपीटी क्वेश्चंस जैसे लिखते हैं कंप्यूटर टाइप, उससे करवाऊं? मतलब टाइपिंग करो के बच्चों से जो मतलब टाइपिस्ट से जो बनवाई हुई होती है पीपीटी उससे करवाऊं, या मैंने जो हाथ से लिखी है अपने हाथ से उससे करवाऊं? बुक वाली हैंड रिटन बुक, हैंड रिटन बुक, हैंड रिटन बुक, हैंड रिटन बुक, हैंड रिटन। अरे यार तुमने तो बिल्कुल 50-50 वाला मामला कर दिया है, हैं? ये तो बराबर बराबर पड़ गए भाई। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, बात है सिर्फ इतनी सी, मैं दोनों ही दिखा देता हूँ, मेरे पास दोनों ही यार, करवाने को मैं किसी से भी करवा दूंगा। जैसे ला 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 ला, मैं दोनों ही दिखाता हूँ आपको, 2 सेकंड लगेंगे, इसके बाद तो हम फिर कर ही रहे हैं, इसके बाद हम फिर कर ही रहे हैं। एनडीए सीडीएस, एनडीए सीडीएस का डिफेंस। अच्छा ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये तो, ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, थ्योरी। देखो मेरे भाई, एक तो ये होती है इससे करना, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं डलवा दूंगा, ये जो है इससे आप पढ़ लेना, इसको मैं डलवा दूंगा। अभी मैं फिलहाल अपना जो हाथ से लिख रखा है उससे करवा देता हूँ, आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। देखिए पॉलिटी पार्ट नंबर 3 यहां से आ जाते हैं। अधिकार क्या होता है? इट इज अ मॉडर्न एज कॉन्सेप्ट, इसका ओरिजिन वेस्टर्न ओरिजिन है, भारत में कस्टम एंड ट्रेडिशन है जिस वजह से दिक्कत आती है। राइट्स आर द पावर ऑफ सिटीजंस टू लिमिट द गवर्नमेंट, यह सरकार को सीमित करने की शक्ति होती है लोगों की, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। जो राइट्स हैं ये संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्योंकि संविधान फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है। दूसरा क्या है? इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जिन राइट्स की जरूरत होती है उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। भारत की जमीन पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, उसको जो राइट्स मिलते हैं उसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो 3 कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 3 की, इसी को मेगना कार्टा कहा जाता है, आर्टिकल 12 से लेके 15 के बीच में जो है। आ जाइए, तो पहले 7 थे, एक हमारे बीच नहीं रहा, 6 बचे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट हैं, वो कौन कौन से हैं सुनिएगा जरा। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। तो हमारे बीच जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से सबसे पहला कौन सा? राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर के 22 तक आता है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, आराम से नोट कर लेना बाद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से लेकर के 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक लोग जो है भारत में उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, वो 29-30 में आते हैं, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है, इसको तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया और इसको 300A में डाल दिया गया। नाउ इट्स अ लीगल राइट, और इस समय पे ये एक कानूनी अधिकार है, मतलब सरकार तो आपकी जमीन ले सकती है लेकिन और कोई नहीं छीन सकता। दैट्स व्हाई इट इज अ लीगल राइट नाउअडेज, इस समय ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा। इसी को B.R. अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा एवं दिल कहा है। इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा और दिल कहा जाता है मेरे भाई मेरे मुन्ना। तो ये हो गया है 7वां। आ जाइए हम एक एक करके समझते हैं। अब देखिए एक्चुअल पावर देने वाले राइट्स यही हैं जो कि 14 से लेकर के 32 तक हैं, लेकिन पार्ट 3 में तो 12 से लेके 35 तक है, तो 14 से लेके 32 तक तो हमें पावर दे रहे हैं, लेकिन जो आर्टिकल 12 है, जो 13 है, जो 33 है, जो 34 है और जो 35 है, ये हमें पावर नहीं देते। ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें बताते हैं। अच्छा ये उन्हीं बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल 31 तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके बाद इसको हटाते हैं, आ जाते हैं। अच्छा इसका गारंटर कौन है ये भी देख लो, इनको कहां से लिया गया है? दीज आर टेकन फ्रॉम यूएसए, दीज आर टेकन फ्रॉम यूएसए। दूसरी चीज आपसे पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है, तो वो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट है। फंडामेंटल राइट्स का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और भैया इनको यूएसए से लिया गया है। आ जाइए
नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में क्या आता है कि देखिए, बार बार हम कहेंगे कि राज्य को ऐसा करना है, राज्य को ऐसा नहीं करना है, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो जो राज्य है, जो स्टेट है, जो सरकार है, वो क्या है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसी वजह से सबसे पहला जो आर्टिकल है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, जिसमें केंद्र सरकार आ जाएगी, जिसमें राज्य सरकार आ जाएगी, जिसमें लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह या ऑल अदर जो है बोर्ड्स वगैरह अथॉरिटीज आ जाएंगी, जैसे ओएनजीसी है, बेल है, गेल है, सेल है वगैरह। ऐसी कोई भी कंपनी, नवरत्ना, महारत्ना, यूआईडीआई वगैरह वगैरह, ये सब कुछ सरकार की के मतलब जो सरकार के लिए काम कर रही हैं। आप ऐसा समझिए जैसे कि आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी है, उसने आधार कार्ड बनाया, उसके पास सारा डेटा है आपका। अगर वो कंपनी उस डेटा को लीक कर दे, किसी को भी भेज दे, तो फिर क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, आधार बनाने वाली कंपनी जो यूआईडीआई है, वो आपके घर आती है और बोलती है अपना सारा बायोमेट्रिक मुझे दे दो, आंखों के स्कैनर, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ, नाम पता सब। आप देते? नहीं देते, मैं भी नहीं देता। हमने उस कंपनी को सारा डेटा इसलिए दिया क्योंकि सरकार ने कहा। कल को वो हमारे साथ कोई भी हमारे कानून का उल्लंघन करती है, हमारे राइट्स का उल्लंघन करती है, उस डेटा फ्रॉड करती है, तो हम किसको पकड़ेंगे? सरकार को, क्योंकि सरकार के कहने पे ही हमने सारा डेटा दिया था। तो इन कंपनीज भी अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन करती है, तो हम जान मानेंगे कि सरकार ने उल्लंघन किया है। तो ये सारे के सारे डेफिनेशन में आते हैं। ये डेफिनेशन जितनी ज्यादा वास्ट हो हमारे लिए, तो उतना ही बेहतर है, उतना ही हमें ज्यादा पावर मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अगला तेरे वाला क्या कहता है? लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमें संविधान ने कुछ ना कुछ अधिकार दिए, बिल्कुल सही बात है, कानून में लिखा है कुछ ना कुछ अधिकार दिए, बहुत बढ़िया है। सर, अपराध क्या होता है? देखिए, हमारे अधिकारों को अगर कोई भी व्यक्ति छीनेगा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ हम केस कर देंगे और उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन सरकार ही अगर छीनने लगे, तो अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, अगर सरकार कोई भी ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो फिर क्या? तो भैया, उस कानून को कोर्ट चेक करता है कि वो कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा कहीं। सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, लॉ, चाहे वो राज्य सरकार ने बनाया हो, चाहे वो केंद्र सरकार ने बनाया हो, अगर ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो भैया इसको या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट चेक कर सकता है। और चेक करने के बाद भैया, अगर ये उल्लंघन कर रहा है, तो इस कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर सरकार ने भी कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे राइट्स का उल्लंघन कर रहा था, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे यही लिखा है, भारत सरकार ने अगर कोई कानून बना दिया जिसमें कि 200 मीटर, अरे ये छोड़ो, इसमें कुछ नहीं, कुछ एग्जाम्पल दिया होगा उस समय, हम इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जो उस समय एग्जाम्पल दिया होगा वो दिया होगा, तो फिलहाल के लिए इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये हमारी बैच की पीपीटी थी भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से जो जुडिशियल रिव्यू है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल नंबर जो 32 है, ये तो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर 226 है, वो पावर देता है हाई कोर्ट को। जब हम जुडिशरी के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं इसको ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, या अभी अब मैं आर्टिकल 32 बताऊंगा तो इन दोनों को भी एक्सप्लेन करूंगा, 32 को भी, 36 को, ये 226 को भी। अच्छा, ये तो हो गए 12 और 13। अब हम बात करते हैं, अच्छा, ये लॉज जो हैं वो परमानेंट लॉज भी हो सकते हैं और टेम्परेरी लॉज भी हो सकते हैं। एक होता है ना कि जो आज कानून बन गया अब वो सालों साल चलेगा। एक होते हैं टेम्परेरी कानून बनाया गया, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं थी तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लेकर के आ गया, या ऑड इवन का फॉर्मूला लागू कर दिया था एक बार, याद है, जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने। तो कैसा भी कानून सरकार ने बनाया हो, वो सारे के सारे कानून इसमें जो है कंसीडर किए जाते हैं। ऑर्डिनेंस है, केंद्र सरकार में लेकर के आएगा तो राष्ट्रपति लाएगा, राज्य सरकार में गवर्नर लाएगा, आर्टिकल 213 के तहत। ये सब भी कानून की डेफिनेशन में आते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 33 से कहता है कि जैसे कि डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मान लीजिए कोई बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चला गया, आर्मी में, ये आर्म्ड फोर्सेस में चला गया, अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में चला गया, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, बीएसएफ में, जो है ये सीआरपीएफ में, सीएसएफ वगैरह किसी में भी चला गया, तो वहां पर आपको पता है कि बॉर्डर पर लड़ना पड़ सकता है। जरूरी है? लड़ाई हो सकती है, मतलब लड़ाई हो सकती है कह रहा हूं मैं। तो वहां से आप पीछे नहीं हट सकते। क्या आपके पास, आप कहोगे सर मेरे पास तो राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ है तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मेरे से सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकती जिसमें मेरी जान को खतरा हो। नहीं मेरे भाई, तो सरकार को पावर है, मतलब पार्लियामेंट को ये पावर है, आर्टिकल 33 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो चाहे तो किसी भी, जैसे डिफेंस फोर्सेस, पैरा फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनमें से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इनके पास राइट टू लाइफ नहीं होता, तभी तो इनसे काम करवाया जाता है।
सरकार किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती है, लेकिन वो एक ऐसी सर्विस तो बना सकती है ना कि अगर आप इस सर्विस में आए, आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं भेज रहा है, लेकिन अगर आप इस सर्विस में आते हो तो आपके पास इतने इतने 3-4 फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, या बाकी लोगों से कम फंडामेंटल राइट्स होंगे, ऐसा किया जा सकता है। ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 33 मार्शल लॉ की बात करता है कि वैसे तो पुलिस कंट्रोल करेगी, नहीं होता है तो आर्मी को पावर दे दी जाती है, जब आर्मी रूल आता है तो उसी को एक प्रकार से मार्शल लॉ कहते हैं। आर्टिकल 35 ये कहता है कि सिर्फ लिख देने मात्र से कुछ नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स को ऑन ग्राउंड लागू करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया संविधान में कि सभी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन लिख देने मात्र से तो शिक्षा मिलेगी नहीं, उसके लिए तो ऑन ग्राउंड काम करना पड़ेगा, स्कूल्स बनाने पड़ेंगे भैया, आपका जो है कॉलेजेस होने पड़ेंगे, टीचर्स होंगे, किताबें होंगी, शिक्षा दी जाएगी, ये सब कुछ होगा ना। तो सिर्फ लिख देने मात्र से काम नहीं चलता, संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स में लिखा है उन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, तो वो कानून पार्लियामेंट बना सकती है, ये लिखा है। अभी तो मैं आपको स्पीड में करवा रहा हूं, अभी तो मैं आपको स्पीड, अबे बेवकूफ आदमी, बुक वाली इसमें दे दूंगा मैं, अगर बुक वाली से पढ़ना है तो तेरे पास बहुत सारी है बुक वाली, वहां से पढ़ ले फिर, हैं गूगल से डाउनलोड कर ले, सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स के नोट्स पढ़ ले फिर। अबे मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स में लिख रखे हैं, गधे आदमी हो तुम बिल्कुल के बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ आदमी तो एकदम गधे हो रखे हो। तो काहे को ये काम करते हो, तुम तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, तुम्हें बनना है ऑफिसर, तुम्हारी ये गधागिरी जा नहीं रही है, इतना कमेंट किए जा रहा है बेवकूफ आदमी। एक बात बता, तो बुद्धि को थोड़ी सी सही डायरेक्शन में चलाओगे तभी जा करके आप, बनना है आपको ऑफिसर, काम कर रहे हो एकदम, क्यों कहलवा रहे हो मेरे से, हद होती है किसी चीज की, बेवकूफ आदमी। देखो नेक्स्ट, अब आ जाओ एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स पे, किस पे आएंगे, एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स पे। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, जो कि 14 से लेकर 18, अबे सारे दे दूंगा मैं, इसमें डाल के दूंगा बुक वाली, वहां से देख लेना। 14 से 18 तक आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब कभी भी सरकार कानून बनाएगी तो सबको समान मान करके बनाएगी, अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा भी समान मिलेगी, ये कहता है, ये है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है यूएसए से। भैया इट इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, मतलब कानून के अकॉर्डिंग शासन होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था गिवन बाय एवी डाइसी, यहां लिखा भी होगा, ये कहां है, हाँ एक कोई बात नहीं, रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये वाला कॉन्सेप्ट एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था, इसको हटा देते हैं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़िए आप इसको। तो यहां पर क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बस नाम लिख देता हूं, एवी डाइसी, उसमें 3 एलिमेंट थे, एवी डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, 3 एलिमेंट थे जिसमें से कि 2 भारत में हैं, एक रूल ऑफ लॉ, एक एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबके लिए कानून समान होगा, और कानून का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो सजा भी समान ही मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस क्या है सुनिएगा जरा, वो एक्सेप्शंस क्या है सुनिएगा जरा। आर्टिकल 361 इसका अपवाद है, 361 ए अपवाद है, 105 अपवाद है, 194 अपराध है, 31 सी अपवाद है, और यूएन एंड इट्स एजेंसीज क्या क्या है ये अपवाद, देखते चलिए मेरे साथ। आर्टिकल 361 इट इज रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए जो राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 361 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति और गवर्नर है इन दोनों से संबंधित है, कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिशियल वर्क के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे, मतलब अपनी पोस्ट पर रहते हुए जो भी काम करेंगे उसके लिए इनको जवाबदेही नहीं है, कोर्ट में इनसे नहीं पूछा जा सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया था। दूसरी चीज क्या है कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, इवन दो ये कुछ भी करते हैं तो इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है इनको अरेस्ट करने का वारंट इशू नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा, और प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर सिविल केसेस चलाए जा सकते हैं 2 मंथ के नोटिस के बाद। अगर कोई क्रिमिनल केस चलाना भी है तो पहले इनको इस पोस्ट से हटाना पड़ेगा, जैसे ही हटाया फिर कुछ भी करो। एक्चुअली प्रेसिडेंट मतलब समझते हो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अगर उसके ऊपर ही केस हो गया और उसको उठा के वहां से जेल में डाल दिया तो क्या ही इज्जत रह जाएगी भारत के राजा की, भारत के हेड की, हेड ऑफ द स्टेट की, भारत के राष्ट्रपति की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर की। तो ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति से प्यार मोहब्बत होता है, एक्चुअली इस पोस्ट, ये जो पोस्ट है ना प्रेसिडेंट की, इसकी जो गरिमा है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसका कहीं उल्लंघन ना हो जाए और इसकी गरिमा जो है खराब ना हो जाए, इसी वजह से इस पोस्ट पर रहते हुए आप नहीं कर सकते हो। फटाफट से इसको जो इंपीचमेंट मारो राष्ट्रपति का, इसको फिर ट्रैक्टर से खसेड़ते हुए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट देखो मेरे भाई, 361 ए क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है
वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनती है। कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल की सच्ची रिपोर्ट टीवी, न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पर डाल दे तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 105 कहता है कि अगर कोई भी एमपी लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी पार्टी के साथ वोट दे देता है या कुछ भी कह देता है तो उसके लिए कार्रवाई नहीं होती है। सेम वैसे 194 कहता है कि अगर चाचा विधायक विधानसभा में या विधान परिषद में कुछ कह देते हैं तो उसके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आर्टिकल 31C थोड़ा सा हेक्टिक है, ये तब समझ आता है जब डीपीएसपी समझ आते हैं। कि डीपीएसपी का आर्टिकल 39B और 39C वो समाज में समानता लाने से संबंधित है कि अगर इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उससे फंडामेंटल राइट्स का यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं बना जाएगा। ये आपके ऊपर से जाएगा थोड़ा सा, ये तब समझ आता है तब डीपीएसपी समझते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए अगला वाला। अगला वाला क्या है मेरे भाई, 1 2 3 हो गए, चौथा अभी बताते हैं सारे के सारे फटाफट फटाफट से। अगला वाला मेरे भाई ये है, देखिए राइट टू इक्वलिटी का नेक्स्ट वाला है 15 वाला, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। अब ये भेदभाव का निषेध कैसे होता है, इसमें भैया 6 क्लॉज हैं। देखो मैं चाहूं तो इसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकता हूं कि आपके साथ किसी भी पब्लिक प्लेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे काम बनने वाला तो नहीं है ना, क्वेश्चन बनने वाला तो नहीं है ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा जरा, आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 1 सरकार से कहता है कि सरकार रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी जगह पर नहीं करेगी। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 2 है वो स्टेट से भी कहता है और बाकी नागरिकों से भी कहता है कि आप इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेसेस पे, रोड पे चलते हुए भेदभाव नहीं होगा, रेस्टोरेंट में भेदभाव नहीं होगा, सिनेमा हॉल में भेदभाव नहीं कर सकते, गार्डन में नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, होटल में नहीं कर सकते, बस स्टैंड पे नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन पे नहीं कर सकते। मतलब समझ लो कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस पर। ये कहता है आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 2। इसके अलावा जो क्लॉज है वो अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 3, आप तो कहोगे सर होता है, हम रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए जाते हैं, महिला बगल से आती है लेकर के चली जाती है, महिलाओं की सीटें फिक्स होती हैं ट्रेन में, मेट्रो में, बस में, सब जगह पे, है ना। पुरुषों को कहता है चप्पल खाएगा कि साइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, सुनिएगा जरा। आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 3 राज्य से कहता है कि हे राज्य, तुम स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो, विशेष प्रावधान बना सकते हो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। यार बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनको तो सुबह स्कूल में जो है नाश्ता पानी थोड़ा सा खाना दे दो, खुश हो जाते हैं। इन महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन वगैरह दिया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 3 है, ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात करता है, ये दिया जा सकता है। तो ये स्पेशल प्रोविजन, अगली बार से कहीं दिखे तो इसे जो है भेदभाव मत कहना, इसको रिजर्वेशन कहना कि ये स्पेशल अपवाद है ना। समझो 150 लोगों की लाइन लगी हुई, महिला साइड से, भैया एक टिकट देना, तुम कुछ बोलना, अबे बताऊं अभी, तो देखा ना तुमने, सुना होगा। तो ये सारी चीजें, सीटें फिक्स की जाती है मेट्रो में, रेल में, तो ये सब क्या है, रिजर्वेशन है, कह लीजिए स्पेशल प्रोविजन है। फॉर्म फिल करने में अगर पुरुषों की फीस 500 रुपए है तो महिलाओं की फीस आपकी जो है 150 रुपए, 100 रुपए इतनी कुछ होती है, या पुरुषों की 100 रुपए तो महिलाओं की 0 होती है। तो वैसा कुछ ये रिजर्वेशन है। आ जाइए मेरे भाई नेक्स्ट देखिए 15 का क्लॉज नंबर 4, इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो राज्य से कहता है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, लेकिन किसके लिए। 15 का क्लॉज 3 तो महिलाओं और बच्चों के लिए, 15 का क्लॉज 4 है एससी, एसटी और एससीबीसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। सोशली, एजुकेशनली एंड, एससीबीसी का मतलब है सोशली, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए भी सरकार स्पेशल प्रोविजंस वगैरह बना सकती है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है 15 का क्लॉज 5, ये कहता है कि एससी, एसटी और एससीबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है इवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, आईआईएम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा मैंने जिसमें इसे पूछा ना गया हो। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2005 में जोड़ा गया था। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको 2005 में जोड़ा गया था, जो राज्य से कहता है कि एससी, एसटी और एससीबीसी, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक रूप से सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, क्या बोलते हैं यार इसको, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से, हिंदी में बोलेंगे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से, सोशली और एजुकेशनली, बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा हुआ वर्ग। तो इनको जो शैक्षिक संस्थान है जैसे आईआईटी, आईआईएम वगैरह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, उनमें भी इनकी सीटें फिक्स की जाती है, इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है।
तो एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस में इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और याद रखना इसको 2005 में 93वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज नंबर 6 है वो कहता है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको जोड़ा गया, ईडब्ल्यूएस को एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन। सुना होगा आपने, जाना भी होगा आपने, लेकिन आज आपको यह पता लगा कि ये कहां पर लिखा हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस को एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज नंबर 6 में। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। आर्टिकल 16 क्या कहता है, मैं आसान भाषा में बता देता हूं कि रेस रिलीजन कास्ट जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस और डिसेंट वंश निवास स्थान जन्म का स्थान आपका जो है लिंग जाति धर्म नस्ल, इन सभी 7 आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन के अवसर की समता में। मतलब कहने का यह है कि सरकारी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी होती है, सरकारी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी होती है उस मामले में इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी के मामले में इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपसे कहता है आर्टिकल 16 की इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के अवसर की समता, सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा, ये कहता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें भी बहुत सारे क्लॉज हैं, लेकिन इसका एक ही क्लॉज में लिखवा रहा हूं आपको, आर्टिकल 16 का क्लॉज नंबर 4। ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। वैसे तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। ऐसे नहीं, ऐसे पार्लियामेंट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है, ये कहता है आर्टिकल 16 का क्लॉज नंबर 6 जो है 4। और रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया था किसके कहने पर, मंडल कमीशन के कहने पर। आपसे पूछेगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को किसके कहने पर लागू किया गया था, मंडल कमीशन के कहने पर लागू किया गया था। मेरे भाई आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी को भी जाति के नाम से संबोधित नहीं करना है। क्या कहा, किसी को भी जाति के नाम से संबोधित नहीं करता है, गांव वगैरह में आपने ये देखा होगा। आर्टिकल 18 ये कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, क्या कहता है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो नाम के आगे लगाए जाते हैं उन्हीं को टाइटल्स कहा जाता है। पहले लगता था ना कि सरदार, ये महात्मा गांधी, तो ये जो नाम के आगे, सर रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये नाम के आगे लगने वाले जो वर्ड है उनको टाइटल कहा जाता है। जैसे एंजल प्रिया, तो प्रिया ने एंजल लगा लिया, तो इनको कोई भी सरकार आपको नहीं देगी। ठीक है, कि सर अगर खुद से लगा लिया, मैं हमने सुना है राजकुमार शुक्ला, तो सर ये जो खुद से लगाए जाते हैं उसको नाम कंसीडर किया जाता है। सरकार ने तो नहीं दिया आपको, तो खुद से आप जो लगाओगे तो आपका नाम कंसीडर किया जाएगा, तो आपको टाइटल सरकार नहीं देगी। दूसरी चीज क्या है, एक्सेप्शन है इसमें मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। जैसे आपने पढ़ाई कर ली, आपने जो है डॉक्टरेट कर ली, तो आप जो है डॉक्टर, ये पीएचडी कर ली तो डॉक्टर लगा सकते हो, है ना। या आप डिफेंस वगैरह में हो तो आप सूबेदार हो, मेजर हो, जो लेफ्टिनेंट हो, फ्लाइंग ऑफिसर हो, जो भी हो, तो उन टाइटल्स को आप यूज कर सकते हो। तो एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स इसमें एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे मेरे भाई, ये 4 हो गए ना शायद, एक फंडामेंटल राइट्स के 1 2 3 4 5, ये वाली हुई ना 5वीं, या नहीं हुई 5वीं, अभी नहीं हुई। हाँ बस 19 से, अब तो थोड़ा सा और रह गया, 2-3 पीपीटी और रह गई हैं, उसके बाद हम आ रहे हैं सीधा का सीधा क्वेश्चंस पे। बस इनको करो, फिर दिखाता हूँ आपको क्वेश्चंस का लेवल। आज मैंने बहुत ऊंचा ऊंचा रखा, बड़ा तगड़ा तगड़ा लेवल है, मजा ही आ जाएगा करके। आप सुनिए, आर्टिकल 19 आपको 6 बेसिक राइट्स देता है, बस यही बड़ा आर्टिकल और है, फिर तो सब छोटे छोटे से हैं। आर्टिकल 19 जो है 6 बेसिक राइट्स देता है, जैसे कि उसमें क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो क्लॉज नंबर 1 है वो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। और बोलोगे, विचारों को व्यक्त करोगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से करो, तो चाहे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करो, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, लिख करके, आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, डायरी के, किताब के, कैसे भी करो, तो इसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंसीडर किया जाता है। कई बार आपसे पूछता है 4 आर्टिकल दे देगा जो ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं, और 3 दे देगा, और चौथा देगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, और पूछेगा निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स में नहीं लिखा है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा नहीं है, कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रेस की स्वतंत्रता है। टीवी चैनल में, न्यूज़पेपर में, कहीं में काम कर रहे हो, विचारों को व्यक्त कर रहे हो, तो ये क्या है, विचारों को व्यक्त करने के अंदर ही तो आएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इसी में आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें मेंशन नहीं है, ये दोनों चीजें इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, कंसीडर की जाती हैं। तो बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, मीटिंग्स हैं, धरने प्रदर्शन, मतलब जो कुछ भी जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं उसको बोलते हैं असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। इसके अलावा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार। रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, बैंक यूनियन, जितनी भी पार्टीज, जितने भी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं वो इसलिए क्योंकि आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 3 ने आपको अधिकार दे रखा है।
इसमें कर्फ्यू वगैरह लॉकडाउन ये जब लगता है तो वो अपवाद है। ऐसे ही इसमें क्या है कि डिफेंस फोर्सेस वगैरह पे, पुलिस फोर्सेस के पास ये परमिशन नहीं होती। पता लगा यूपी पुलिस ने संघ बना के बोले कि या तो सैलरी डबल करो वरना 5 दिन की छुट्टी पे है। सोचिए यूपी पुलिस 5 दिन की छुट्टी पे क्या हाल होगा। चौथा वाला जो क्लॉज है वो है राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी। तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। पहला क्या है, बोलने, अभी सारा 6 के 6 एक साथ करवाऊंगा, 2 और कर लो। पांचवा है राइट टू रेजिडेंस, कहीं पर भी रहने का अधिकार। और छठवां है किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार। एक तरफ से अगर याद करना चाहते हो तो ये देखिए, आजकल सबसे ज्यादा फोन का यूज किया जाता है, ऐसे याद करना। आपने मिलाया किसी को, फोन फोन किया है तो बोलोगे भी, तो बोलोगे और अपने विचारों को व्यक्त करोगे, तो बोलने का एवं विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। दूसरा क्या है, मिलने का अधिकार, मतलब राइट टू असेंबल पीसफुली, इकट्ठा होने का अधिकार। तुमने एक को बुलाया, वहां से 2 और चले आए एक्स्ट्रा, तो 4-5 हो गए, तो पूरा ग्रुप बन जाएगा। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ग्रुप बन जाएगा तो घूमने जाओगे। तो राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी, चौथा हो गया। पांचवा, कहीं लेट हो गए वहीं रुक गए, राइट टू रेजिडेंस, छठा हो गया। सातवां, वहीं रुक गए, वहां पे कोई प्रोफेशन अच्छा लगा, वहीं पे तुमने जॉब वॉब करना, गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया, तो ये हो गया छठवां, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का अधिकार। तो 6 के 6 आपको याद हो गए। सर क्लास एंड कर दो भैया, तो तुम एंड करके चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। जिसको भी एंड करवानी है वो एंड करके जल्दी से पहुंच जाए, दिक्कत क्या है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, और जिसको लगता है कि भैया आज के लिए इनफ है वो अपना घर पहुंचे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। 20 आपको 3 राइट्स देता है, वो 3 क्लॉज देता है। वो कौन कौन से हैं? नो एक्स पुश फैक्टो लॉ, देखिए कोई भी क्रिमिनल लॉ बैक डेट में लागू नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिन में 10 घंटे फोन चलाओगे तो फांसी हो जाएगी और ये कानून 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाता है, ऐसा नहीं कह सकते आप। मतलब ऐसा कोई भी कानून जिसमें सजा मिल रही है उसको आप आज से या आगे वाले फ्यूचर में तो लागू कर सकते हो, बैक डेट में कैसे लागू करोगे? फिर तो पूरे भारत को सजा दे दो, है नहीं। कोई भी क्रिमिनल लॉ बैक डेट में लागू नहीं होता। ये कहता है नो क्रिमिनल लॉ शैल बी इंप्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैक डेट में लागू नहीं होता। और सजा उतनी मिलती है जितनी जिस समय आपने क्राइम किया था। आपने मान ली 3 साल पहले क्राइम किया था, उस समय उस क्राइम की सजा 2 साल की जेल थी, आज वो सजा बढ़ के 4 साल की जेल हो गई है, तो आपको 2 साल की मिलेगी। मतलब जिस समय क्राइम किया होता है उस समय जो भी सजा होती है वही आपको मिलती है। नेक्स्ट है नो डबल जियोपार्डी, दोहरी सजा नहीं। एक बार क्राइम किया है, सजा एक ही बार मिलेगी। ये थोड़ी एक बार क्राइम किया, काट के आए, फिर दोबारा भेज दिया गया उसी क्राइम के लिए, फिर तीसरी बार उसी क्राइम के लिए ना। तो एक बार क्राइम करोगे सजा एक ही बार मिलेगी। अगर सेम क्राइम भी दोबारा कर दिया तो सजा दोबारा मिलेगी। अगला है आपका 20वां, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये हमने उस समय एग्जाम्पल दिया था, अभी फिलहाल के लिए हम इस एग्जाम्पल को मिटा रहे हैं, छोड़िए लंबा है। तो खुद के खिलाफ गवाही, ऐसा थोड़ी ना पुलिस पीट पीट के कहेगी कबूल कर तू ही चोर है, कबूल कर तू ही चोर है, या कबूल कर ये तू नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। तो खुद के खिलाफ, और वैसे भी पुलिस के सामने दी गई गवाही कोर्ट में लागू नहीं होती है, मानी नहीं जाती है। आज ही मेरे भाई 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार। जीने के अधिकार में भैया क्या क्या आएगा? जियोगे कब? जब सांस लोगे तो सांस लेने का अधिकार। खाओगे, राइट टू फूड। सोओगे, राइट टू स्लीप। नहाओगे, राइट टू बाथ। मन अच्छा कब होगा? जब घूमने जाओगे, तो राइट टू ट्रेवल, है ना, अब्रॉड, विदेश आने का, क्योंकि भारत में घूमने का अधिकार तो आर्टिकल 19 ने दिया है, विदेश घूमने का अधिकार इसने दिया है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी। मतलब सोचिए, इवन दो शादी होने के बाद बीबी का फोन भी आप नहीं ले सकते हो, हैं, जबरदस्ती पासवर्ड नहीं पूछ सकते हो, इसको निजता का अधिकार कहते हैं। अगर पूछा तो बीबी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और केस कर देगी, तलाक देगी वो अलग है, छोड़ के चली जाएगी वो अलग है। तो ऐसा हुआ भी है, तभी ये पूछा है। इसी के अंदर आता है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस। इसी के अंदर आता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में, पूछा गया है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस, अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी किस में आता है? आर्टिकल नंबर 21 में आता है। नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई, हमारे कितने 5 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6, ये रहा। देख लो कितनी गोली की स्पीड हम चल रहे हैं। तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस हो गया। अगला देखिए मेरे भाई, 21A में आता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 21A में क्या आता है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। आज आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म करके जाऊंगा। क्लास लंबी हो सकती है, क्लास स्पीड में हो सकती है, 1 घंटे में हम ये खत्म कर देंगे और कुछ समय में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लाया हूं मेरे भाई आपके लिए।
तो आर्टिकल 21A जहां पर भी ABCD बाद में लगा है ना मेरे भाई, ये सब जान लेना कि इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनली लगा होता तो लगाते ही क्यों, फिर 21 की जगह इसको आर्टिकल 22 कर देते। ये तो हमने बाद में जोड़ा गया, तो जहां कहीं भी ABCD लगता है इसका मतलब क्या है कि उसे बाद में जोड़ा गया है। तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया, तो इसके लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। भैया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसमें ये लिखा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये है भैया आपका। और ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ये संविधान में 3 जगह मेंशन है। कौन कौन सी जगह दिखाता हूं आपको, है नहीं क्या इसमें भाई? कोई नहीं, मैं मेंशन कर देता हूं इसमें 3 जगह इसको। एक तो है आर्टिकल 21A में एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ फंडामेंटल राइट्स। एक है आर्टिकल 45 में एज अ DPSP, और एक है आर्टिकल नंबर 51A में एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये 3 जगह है शिक्षा का अधिकार, 3 जगह मेंशन है शिक्षा का अधिकार। कई बार आपसे पूछ लेता। आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी से करते हैं मेरे भाई, जल्दी जल्दी से। आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है, जब आपने क्राइम कर दिया अगर तब अरेस्ट करती है, तो आपको वारंट दिखाती है या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताती है, आपको आपके वकील से बात करने का अधिकार है और 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती। और जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन पुराना रिकॉर्ड ऐसा है कि आप क्राइम करते रहते हो, जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं उस समय हर बार ही आप क्राइम करते हो, तो पुलिस आपको कुछ दिन के लिए लॉकअप में रख सकती है। जैसे इलेक्शन ओवर हो जाएंगे तो फिर आपको छोड़ देगी। तो वहां ये नहीं कह रही है कि आपने क्राइम किया है, बल्कि आपको क्राइम करने से रोक रही है आपके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर। तो इसी को बोलते हैं भैया आपका जो है ये प्यूनिटिव डिटेंशन। अगला आ जाइए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में आता है। ये कहता है आर्टिकल 23 के बैन करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को, इंसान की खरीद फरोख्त। पहले नहीं कि पार्ट्स वगैरह सप्लाई करने के लिए हो जाती थी या बेगार होती है, मतलब कोई किसी भी प्रकार को इंसान को जो खरीदे, पहले तो इंसानों की मंडियां लगती थी, तो इंसानों को जो खरीदा बेचा जाता है उसको बैन करता है आर्टिकल 23। इसमें बेगार भी आता है। बेगार का क्या मतलब, मम्मी नहीं कहती बेगार के काम में लगा रहता है, मतलब काम भी किया लेकिन उसका कोई फ्रूट नहीं आया, तो उसको बोलते हैं अनफ्रूटफुल वर्क, या फिर फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे कहा जाता है। आर्टिकल 24 जो है वो बैन करता है चाइल्ड लेबर पर, चाइल्ड लेबर को बैन करता है आर्टिकल नंबर 24। इसके अलावा जो 25 है, 25, 26, 27, 28। 25 आपसे कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे संबंधित पूजा पाठ कर सकते हो, क्रिया अनुष्ठान कर सकते हो, उस धर्म को ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो और दूसरे लोगों को उस धर्म में जोड़ सकते हो। 26 कहता है कि आप अपने धर्म से संबंधित जो भी अफेयर्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हो, आप जो है संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मंदिर मस्जिद बना सकते हो, गुरुद्वारा बना सकते हो, चंदा ले सकते हो, ये सब है। 27 कहता है कि आपको धर्म के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 28 वाला ये कहता है आपसे कि भैया किसी भी इंस्टीट्यूशन में जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जबरदस्ती पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा शैक्षिक संस्थान में, ये कहता है आपका जो है आर्टिकल नंबर 28। तो 26 किसी भी धर्म को मान सकते हो, 25 किसी भी धर्म को मान सकते हो, 26 से चंदा, मंदिर, मस्जिद इकट्ठा कर सकते हो, आप जो रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। 27 पर्टिकुलर धर्म के रखरखाव के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। 29 और जो 30 हैं, 32 तक ही तो करने हैं भाई, बस खत्म होने वाले। 29 और जो 30 हैं बस आपके क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। ये दोनों माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हैं। जैसे अल्पसंख्यक हैं, कमी लोग होते हैं, उनकी मान लीजिए कोई एक ग्रुप है जिसकी बोली 1000 लोग हैं, जिनकी बोली, भाषा, शैली, कल्चर, संस्कृति, खाना पीना सब कुछ अलग है। तो क्या उनको उस कल्चर को कंटिन्यू करने का, कंजर्व करने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटी पीपल है, उनको अपने संस्कृति को आगे कंटिन्यू करने का अधिकार है। ये कहता है 29 कि अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। और उसको कंजर्व करने के लिए जरूरी है कि उनके बच्चे भी उसी तरीके से शिक्षा प्राप्त करें। यदि उनके बच्चे उस स्कूल और कॉलेज में चले गए जहां पर और दूसरे मेजोरिटी पीपल हैं, फिर तो वो भूल जाएंगे अपना कल्चर। तो माइनॉरिटी पीपल अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जिसमें उनके धर्म को पढ़ाया जा सके, है ना। माइनॉरिटी लोग अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जिसमें उनके धर्म को पढ़ाया जा सके। मेरे भाई ये हो गया 29, 30। 31 वाला तो अब रहा नहीं है। एक आखिरी आर्टिकल है 32, इसको और देख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। एक आखिरी आर्टिकल है 32, इसको और देख लीजिए। चलिए मैं इसको अब वही बुक वाली पीडीएफ ही ओपन कर देता हूं, उसमें से फिर सारा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। बस भाई क्वेश्चंस पर आ गए अब तो। ये बुक वाला सब यहाँ मेंशन है, इसको भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ठीक है, इसको भी एक बार यहां से पढ़ लेना, इसमें सारी चीजें मेंशन्ड हैं, ठीक है। अब हम कहाँ आ रहे हैं, आखिरी आर्टिकल पे। ये देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23 सब मेंशन है इसमें। अब देखिए, अब हम आते हैं 32 पे। हाँ ये रहा, ये कौन सा है, राइट टू रिलीजियस, ये तो 25 से 28 है, ये सब लिखा है। हम आते हैं 32 आखिरी वाला, ये रहा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी को संविधान की आत्मा और दिल कहा जाता है। मेरे भाई है क्या एक्चुअली, अभी आपने पढ़े आर्टिकल 12, 13 पढ़े थे जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते थे, फिर उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करते करते 30 तक पढ़े, जो हमें पावर देते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, तो संविधान का पार्ट नंबर 3 हमें कुछ ना कुछ पावर देता है, बहुत अच्छा। तो वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें शक्ति देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया और उस उल्लंघन को रोकने के लिए अगर इफेक्टिव मशीनरी ना हुई तो क्या फायदा है। मजा तो तब है ना कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले और अगर कोई भी उनका उल्लंघन करता है फटाफट उस व्यक्ति को सजा मिल जाए। तो उस व्यक्ति को जो सजा दिलाने का काम करता है वो करता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में 32 ही है, क्योंकि बाकी आर्टिकल्स का अगर, बाकी किसी भी आर्टिकल का अगर उल्लंघन होगा तो उस उल्लंघन को कौन रोकेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रोकेगा, यानी आर्टिकल 32 रोकेगा। समझ में आई मेरे भाई। तो ये क्या है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स अच्छे से लागू हों, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिले, इसी को कहा जाता है। दैट्स वाई जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने क्या कहा है, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं दिल कहा जाता है। संविधान की आत्मा एवं दिल, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं दिल कहा जाता है। ओनली डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज मीनिंगलेस, सिर्फ ये कह देना कि फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेकार होगा, अनलेस एंड वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मशीनरी टू एनफोर्स देम। अगर उनको, उनका उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए इफेक्टिव मशीनरी ना हो। वो इफेक्टिव मशीनरी क्या है, आर्टिकल 32। दैट्स वाई बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा एवं दिल कहा है। आर्टिकल 32 इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हंस इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, और इसको इवन संविधान संशोधन अधिनियम से भी हटाया नहीं जा सकता, ये परमानेंट है और इसको हटाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 32 में क्या है, रिट्स। रिट्स होती क्या है, देखिए, अगर कोई भी आपका उल्लंघन करता है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट फिर उस व्यक्ति से पूछेगा कि भैया क्या दिक्कत है और इस उल्लंघन को खत्म कर, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको सजा मिलेगी। तो जो कोर्ट की आखिरी वार्निंग होती है कि फटाफट से खत्म कर, नहीं किया तो फिर सजा मिलेगी, कोर्ट की उसी वार्निंग को रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिट्स। तो वही 5 प्रकार की रिट्स इसमें दे रखी हैं। तो इसमें रिट्स हैं, और रिट्स कौन कौन इश्यू कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है। ये दोनों कोर्ट जो है रिट इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 26 के 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है। और ये जो है इंग्लिश लॉ से ली गई है, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन से लिया गया है इन रिट्स को, और वहां पर इनको प्रीरोगेटिव गिट्स रिट्स कहा जाता है, प्रीरोगेटिव गिट्स रिट्स कहा जाता है वहां पर इनको। आ जाइए मेरे भाई, 5 प्रकार की रिट्स कौन कौन सी हैं, ये रही 5 टाइप्स की है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 टाइप्स की रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। बस यही लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको बंदी बनाया जाता है, किसी ने भी बनाया, प्राइवेटली, गवर्नमेंटली, किसी ने भी, जैसे आप कोर्ट, पुलिस अरेस्ट करके लेगी, तो पुलिस आपको लॉकअप में 24 घंटे तक रख सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा, ये तो हो गया लीगली। अगर वो पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेगी, 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको लॉकअप में रखा है, इसका मतलब है इलीगल तरीके से रखा है। तो किसी को भी इलीगली डिटेन किया जाता है तो उस केस में जो रिट इशू होती है उसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहा, अगर किसी को भी इलीगल तरीके से डिटेन या बंदी बना के रखा जाए तो रिट इशू होती है हैबियस कॉर्पस।
मैंडमस कब होती है? मीन्स भी कमांड, हम आदेश देते हैं। आदेश किसे दे सकते हैं? अगर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अपना काम, अपनी ड्यूटी अच्छे से ना करे, आप गए दरोगा जी के पास रिपोर्ट लिखाने, दरोगा जी ने सामने वाली पार्टी से पैसे खा लिए, वो रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे, आप सीधा कोर्ट जा सकते हो कि जी ऐसे ऐसे दरोगा जी रिपोर्ट नहीं लिख रहे, अपना काम सही से नहीं कर रहे, तो कोर्ट दरोगा जी से कहेगा चुपचाप दरोगा जी रिट जो है एफआईआर लिख लो। तो मैंडमस मीन्स मैंडमस परमादेश, हम आदेश देते हैं। आदेश किसे दिया जाएगा? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे आदेश देगा चुपचाप अपनी ड्यूटी कर ले, वरना तो कार्यवाही की जाएगी उसके खिलाफ। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। रोका किसको जाएगा? ये एक्चुअल में ये वाली जो रिट है ना, प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी, ये अपर कोर्ट इश्यू करता है। अपर कोर्ट का मतलब है ऊपर वाला कोर्ट इश्यू करता है नीचे वाले कोर्ट को, लोअर कोर्ट को। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। प्रोहिबिशन किसे कहते हैं? प्रोहिबिशन वाली बताता हूं। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसा केस डील कर रहा है जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि इसको सजा होने वाली है फांसी की। क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसा केस चला रहा है जिसमें सजा होने वाली है फांसी की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी चला रहा है। ये बात पता लग गई हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट इससे कहेगा ओए 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये तेरा काम नहीं है, फटाफट से इस केस को मेरे पास भेज दे। तो इसके पास भेजा जाएगा, हाई कोर्ट के पास। उसी को कहा जाएगा मेरे भाई, क्या कहा जाएगा उसको? प्रोहिबिशन। मतलब तू रुक जा, ये काम मेरा है, मैं कर लेता हूं। तो जब कोई अपनी पावर से ज्यादा का यूज करता है तो उस केस में आती है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट आती है सर्ट्योररी, मीन्स टू बी सर्टिफाइड। जैसे एग्जांपल के लिए हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने क्या किया? एक आदमी ने किसी के घर में कूद के 500 रुपए चुरा लिए थे, उसको फांसी की सजा दे दी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने 500 रुपए चुराने की सजा क्या दे दी? 5C। ये पता लगी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओ भाई, कहां लिखा है कि 500 रुपए की सजा फांसी होगी? मीन्स टू बी सर्टिफाइड। जैसे आपने कहा कि सर मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने कहा दिखाओ सर्टिफिकेट, कहां लिखा है कि बीटेक कर रखी है? तो सेम वैसे ही जब नीचे वाला कोर्ट ऐसा लगे कि सजा सही नहीं दी गई है या क्या है, तो इन केस ऑफ रिव्यू, तो ये कौन सा होता है? इन केस ऑफ रिव्यू। सर्टिफाइड है तो इन केस ऑफ रिव्यू, जब रिव्यू किया जाता है किसी केस को, तो उसके लिए जो रिट इशू होती है वो होती है सर्ट्योररी। क्यू वारंटो क्या होता है? मींस वॉट एन अथॉरिटी और वारंट। अगर आप किसी पोस्ट के लायक नहीं हो फिर भी आप उस पोस्ट पर बने हुए हो। जैसे मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, उसकी रिटायरमेंट एज है 65 साल, आपकी एज होगी 67 साल, फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हो, जैसे ही भी ये रिश्वत विश्वत देखे और ये बात कोर्ट में पहुंच जाती है, तो कोर्ट आपसे कहेगा भैया हाँ, वो कौन सी अथॉरिटी या वारंट है जिसने आपको बैठने की परमिशन दी? तो जब आप किसी पोस्ट के लायक नहीं होते फिर भी आप उस पोस्ट पर बैठे होते हो, तो उस केस में जो रिट इशू होती है उसी को क्यू वारंटो कहा जाता है। मेरे भाई ये हो गई 5 की 5 रेट। अगर किसी, मैंने सारा का सारा फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन कर दिया है, अगर किसी को नहीं भी समझ आया हो फटाफट से देख लेना, मजा आ जाएगा आपको पूरा देख करके। आ जाइए, ये 33 वगैरह ये सब तो लिखे हुए हैं, ये तो मैंने करवा दिए। यहाँ आ जाते हैं लास्ट लाइन, फंडामेंटल राइट्स। मेरे भाई देखो, फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के लिए तो होते ही हैं। इंडियंस के लिए तो क्या होते हैं? सारे ही होते हैं, सारे होते हैं, ऑल राइट्स। ऑल राइट्स, इंडियंस तो सभी राइट्स का यूज करते हैं, ऑल राइट्स और ऑल फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेशी होते हैं, फॉरेनर्स मतलब जो विदेशी होते हैं, उनको सारे के सारे नहीं मिलते हैं। तो कौन से मिलते हैं? ऑल राइट्स एक्सेप्ट, कुछ अपवाद हैं इनके लिए जो इनको नहीं मिलते, एक्सेप्ट 15, 16, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। 19, 29, 30, ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए हैं? ओनली फॉर इंडियंस। ये किसके लिए हैं? ओनली फॉर इंडियंस। ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए जैसे 14 है, और इसके बाद 14 है, 17 है, 14 है, 17 है, 18 है, 20 है, 21 है, वो सब कुछ क्या है? वो विदेशियों के लिए भी है और देशियों के लिए भी है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ एंड सिर्फ इंडियंस के लिए है। ये हो गए भाई यहाँ तक। अब आ जाओ सीधा सीधा क्वेश्चंस पे मेरे भाई, अब आ जाओ सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। करेंगे आज ही, करेंगे, जरूर करेंगे। रेडी हो क्या? एक बार बस ये बता दो, क्या आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो?
चले भाई शुरू करते हैं। यस सर, आ जाइए भाई, नेक्स्ट समझते हैं फिर। Which of the following statement is or are correct? The Article 26 of the Constitution of India states that the subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof। भाई साहब ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। आर्टिकल नंबर जो 26 है वो क्या कहता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, जिसके लिए आप जो है धन संपत्ति आपका जो है ये इकट्ठा कर सकते हो। आप जो है क्या बोलते हैं इसको, मॉन्यूमेंट्स बना सकते हो, चंदा इकट्ठा कर सकते हो। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मंदिर मस्जिद बना सकते हो, बिल्कुल सही। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, बिल्कुल सही, अभी देखा था। छठवा है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। जब आपने पढ़ लिया है ना, फिर क्वेश्चंस ऐसे उड़ते हैं चाहे कितना भी बड़ा हो। देखते चलो अगला वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, ऑल्सो अवेलेबल भैया ओनली फॉर इंडियंस कौन सा होता है, ओनली फॉर इंडियंस, अभी अभी देखा था ना। ओनली फॉर इंडियंस कौन कौन से होते हैं बताना जरा। 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ एंड सिर्फ इंडियंस के लिए। अब देखते चलो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड फॉर्म एसोसिएशन, ये तो कम्स अंडर आर्टिकल 19, ये तो 19 के अंदर आता है, ये तो हो नहीं सकता। ये किसके लिए कह रहा है, नॉन सिटीजन के लिए कह रहा है कि मतलब विदेशियों को भी मिलता हो। तो इसके अलावा जो होगा वो विदेशियों को भी मिलेगा। फ्रीडम टू मूव, रिसाइड, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, भैया ये भी किसका पार्ट है, ये भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अच्छा देखो, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था पहले क्या था, ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब तो इसको 308A में डाल दिया गया, तो भैया ये तो हो सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है, ये आर्टिकल नंबर 32 है। तो 15, 16, 19, 29, 30। अब ये जो मिल रहा है ये तो सारे ही राइट्स के लिए मिलेगा फिर, तो इसका मतलब है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये ज्यादा बेहतर आंसर है, सी वाला। सी वाला क्या है, ज्यादा बेहतर आंसर है ना। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ फटाफट फटाफट से उड़ाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शिक्षा का अधिकार, इसमें तो सबसे बढ़िया क्या, शिक्षा का अधिकार जो है ह्यूमन राइट भी है और आपका जो है फंडामेंटल राइट भी है। इन्फॉर्मेशन मैंने कहा था कि मेंशन नहीं है, ये भी मेंशन नहीं है और हाउसिंग भी मेंशन नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन कहां पर मेंशन है, ये तो आर्टिकल नंबर 21A में मेंशन है, 21A में। जल्दी से उड़ाओ अब तो। द कोर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइज इन द बेसिक एक्सियोम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी विच बेस्ड ऑन, किस पे काम करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा वोट डाला जाता है, उसी को एडल्ट सफरेज कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज किसको कहा जाता है, जब आम जनता वोट डाल रही होती है, आर्टिकल 326 में है भारत में, तो इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अ पर्सन राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस। अभी करवाया था मैंने 21A में, लिखवाया था नहीं लिखवाया था स्पेशली, कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस। सीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये मैं समझना छोटा सा है। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, सारे के सारे A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं आप उठा करके देखना है, सारे के सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 21 है, इसको क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ। तो जो राइट टू लाइफ है उसी का पार्ट है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस। अगला वाला है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो भैया राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया आर्टिकल 31 से और कहां डाल दिया गया, 300A में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 44 में से। मतलब बिना ऑप्शन देके सीधा आंसर आपका आ जाना चाहिए इतनी देर में। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसमें तो ये कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड, इसका लेना देना नहीं। अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, नहीं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रेमल कैन नॉट बी चेंज्ड, ये सही है बिल्कुल, कि जो मूल संरचना है संविधान में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। आ जाइए भाई जल्दी से आइए। अभी देखो कम होने लगे बालक, अरे आपको कम नहीं होना है, अब तो इस समय तो आपको और मजा आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो पढ़ा है उसी के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस समय मजा आना चाहिए था। और तुम कह रहे हो कि बस थक गए इतनी सी देर में, अबे सवा घंटा भी नहीं हुआ है, इतनी देर में कहां से थक गए। द फॉर्मल और प्रोसीड्यूरल democracy does not by any means guarantee political and civil rights, constitutionalism, absence of caste discrimination और the rule of law। औपचारिक या प्रायिक यात्मिक लोकतंत्र किसी भी तरह से गारंटी नहीं लेता है। किस चीज की गारंटी नहीं लेता, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। अरे भाई कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो दे दो कम से कम, है भाई कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो दे दो कम से कम बढ़िया तरीके से।
तो किसकी गारंटी नहीं लेता है? रूल ऑफ लॉ की। औपचारिक या प्रायतात्मिक लोकतंत्र जो होता है ना, जो फॉर्मल या प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होता है, वो जरूरी नहीं है औपचारिक रूप से इसकी रूल ऑफ लॉ की गारंटी ले। अगला, ये भाई साहब क्या बात है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ लिया। ये तो जल्दी पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ लिया। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन द केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फ्रॉम सम अदर प्रोविजंस। ना ना भाई, उसमें नहीं है। उस केस के लिए तो आपको आर्टिकल 226 में जाना पड़ेगा भैया। आर्टिकल 2, ये भी अंदाजा लगा सकते हो आप, जो आर्टिकल 32 जो है 12 से 35 के बीच में आता है, और 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, 226 वो लीगल राइट्स के लिए भी होता है। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इन हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्टुटरी एंड क्यू वारंट। मतलब यही कहना चाह रहा है कि इन इस तरीके की रिट दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो। हाँ सर, कर सकते हैं, यही तो पढ़ा है अभी अभी। इसका मतलब क्या है कि सी बोथ आर करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट। देखो भाई नेक्स्ट, फटाफट से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिट ऑफ सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी मैंने बताया था मींस टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफिकेट कब चेक किया जाएगा? जब आपने मुझसे कहा कि जैसे मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने कहा दिखाओ सर्टिफिकेट। तो इन केस ऑफ रिव्यू मैं दोबारा से रिव्यू करूंगा, आपने ऐसा किया भी या नहीं है, सही है या ये नहीं है। तो इन केस ऑफ रिव्यू देयर शैल बी अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग फंडामेंटल राइट्स विद द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। न्यायिक रूप से कार्य के कर्तव्य के साथ मौलिक अधिकारों को तय करने के प्रश्न से निर्धारित करने के लिए अदालत, न्यायाधिकरण या कानूनी अधिकार रखने का अधिकारी होना चाहिए। मैंने तुम्हें कराया कुछ भी ऐसा नहीं। A writ of certiorari is available during the tendency of proceeding before subordinate court। अधीनस्थ न्यायालय के समर्थ कार्यवाही की प्रवृत्ति के दौरान प्रमाणित रिट उपलब्ध होती है। अधीनस्थ न्यायालय के दौरान बिल्कुल होती है ये। तो इसका मतलब क्या है? टू ओनली। इसका मतलब क्या है? टू ओनली। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है अगला वाला, बताओ भाई। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है अगला वाला, बताओ भाई। 11वां, बताओ। आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार। भाई सब, शिक्षा का अधिकार कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 21A में। आर्टिकल 21A में, जिसको कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा गया, अभी देखा था। दिस राइट कवर्स बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट लिटरेसी। ना 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 ना, चाइल्ड लिटरेसी कहां से आ गई? ये तो 45 में है, ये तो आर्टिकल नंबर 45 में है। इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया है। दिस राइट इज चाइल्ड राइट कवरिंग द एज ऑफ 6 से 14 साल, बिकमिंग ऑपरेशनल फ्रॉम 2015। ना भैया, ऑपरेशनल हुआ था 2009 में, इसका एक्ट आया था, और 2010 में इसको लागू किया गया था सरकार के द्वारा, अगर एक्ट की बात करें तो। और अगर इसकी बात करें आया कब था, तो ये 2002 में आया था, तो ये वाला भी गलत हो गया है। एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया था, 2010 में लागू हुआ था, और ये एज अ फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था 2002 में। दिस राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फर्स्ट वेलफेयर स्टेट इन द स्टेट। अरे ना भैया ना, ये भी गलत हो गया है। दिस राइट हैज बीन गिवन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14 साल अंडर द 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अरे इसको तो यार हम कल परसों जोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर जो है डी सही जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, 12वां प्रश्न। Which of the following are advised as being part of the right against exploitation? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहली बात, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 23 में आता है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मैंने कहा था ना मानव तस्करी पर रोक लगाता है ये, एंड फोर्स लेबर और बंधुआ मजदूरी पर, इसका मतलब पहला वाला सही है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भैया ये आर्टिकल नंबर 17 में आता है, तो ये कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये दूसरा वाला गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल नंबर भैया 29 और 30 से संबंधित है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। 29 और 30 है, ये तो माइनॉरिटीज से संबंधित है, तो ये भी गलत है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, अच्छा 23 और 24 इसमें तो दोनों ही आएंगे ना। ओनली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूछा है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स भी आएगा 23 और 24। 24 में चाइल्ड लेबर आएगा, 24 में चाइल्ड लेबर आएगा, तो चिल्ड्रंस पे काम नहीं कराना, माइंस वगैरह में चाइल्ड लेबर, ये भी सही है।
तो इसका मतलब पहला और चौथा सही है। देख रहे हो आंसर्स क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये सारे के सारे ए टू जेड क्वेश्चंस एनडीए के, सीडीएस के या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को सीधा डालोगे आपको एग्जैक्ट ईयर आएगा। मैंने हटा दिए हैं क्योंकि फिर आपका ध्यान बस ईयर पे ही जाता है, उसको छोड़िए। इसमें लेटेस्ट से लेकर के सारे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर the article of constitution can the fundamental right of the members of the armed forces specifically restricted? armed forces को restrict किया जा सकता है। भाई अभी अभी मैंने सारे ही करवा रहा हूं, देखो मैंने लिखवाया था अभी अभी, हाँ या ना, कोई सा भी देख लेना, हर चीज यहां पर मैंने करवाई है। जो भी मैंने यहां पर शॉर्ट नोट्स में लिखवाया ना आपको, हर एक चीज, चाहे थ्योरी वाले नोट्स में देख लो, शॉर्ट नोट्स में जो हैंड रिटन लिखवाई मैंने आपको यहां देख लो, सब में है। माइनॉरिटीज, कल्चरल राइट्स, ये कौन सा है 23वां, अबे कहाँ गया, शुरुआत में था क्या, हाँ हमने शुरुआत में ही पढ़ दिया था वो तो। ये रहा देखिए, ये आर्टिकल 33 पावर देता है पार्लियामेंट को। किस बात की पावर देता है कि डिफेंस फोर्सेस, पैरा फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो यही तो बात कर रहा है वो, कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कम करने की बात कर रहा है। तो यही तो कह रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को कम किया जा सकता है, मतलब 33 में किया जा सकता है। 25 रिलीजन से संबंधित है, 21 राइट टू लाइफ से संबंधित है और 19 6 बेसिक राइट्स से संबंधित है। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि अ रिट इश्यूड टू डिटरमाइन द रिलीज ऑफ समवन फाउंड इलीगली। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया, मतलब बंदी बनाया गया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाया गया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, किसी ने भी बंदी बनाया हो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी। 14 के बाद 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कानून कौन बना सकता है भैया, पार्लियामेंट, कहीं लिखा है। और ये कौन सा आर्टिकल करवाया था, आखिरी आर्टिकल 35। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था राइट टू एजुकेशन का, कि सिर्फ लिख देने मात्र से शिक्षा नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। ऐसे कराया था आपको। चलिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई देखो, मूव फ्रीली एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी 19 में है, इसका मतलब गारंटेड है। राइट टू असेंबल पीसफुली 19 में है, इसका मतलब गारंटेड है। फ्रीडम ओन एक्वायर डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी, भैया ऐसा तो कुछ नहीं था। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन 19 में है, इसका मतलब गारंटेड है। ये 19 के 6 जो राइट्स हैं उन्हीं में से, तो इसका मतलब जो सी है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक्वायर प्रॉपर्टी वाला अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो नॉट गारंटेड। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज लीगली मीन्स यू मे हैव द बॉडी ऑफ। बॉडी है तो उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, बॉडी है तो उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, मीन्स हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इलीगली डिटेन नहीं किया जा सकता, उसको रोकता है ये 17 वाला। 18 वाला देखिए, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड ऑन द सुपीरियर कोर्ट। प्रोहिबिशन कब है, मैंने कहा था ना कि जब आप अपनी पावर से ज्यादा का यूज करोगे। जैसे मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी की सजा दे रहा था, जबकि मैक्सिमम सजा 7 साल की दे सकता है। तो जब पावर से ज्यादा का यूज करोगे तो ऊपर वाला कोर्ट कहेगा भाई 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 तू रहने दे, तेरा काम नहीं है, मेरा काम है, केस को मेरे पास भेज दे। तो देखो जरा, टू प्रिवेंट इंफीरियर कोर्ट टू ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जुरिडिक्शन। बिल्कुल सही है कि भैया ये प्रिवेंट करेगा इंफीरियर कोर्ट, मतलब कि जो छोटा वाला कोर्ट है उससे कहेगा कि भैया तू रहने दे, ये काम तू मत कर, ये काम मेरा है, ये काम मुझे कर लेने दे, ये काम मेरा है, ये काम मुझे कर लेने दे। अगला देखिए मेरे भाई, 18 हो गए ना, 7 क्वेश्चन और हैं, 25 है हमारे पास आज की क्लास में। आ जाओ, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू इक्वलिटी भैया आर्टिकल 14 में है, अच्छा 14 से लेकर 18 तक है, 19 से लेकर 22 तक ये है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहां से कहां तक है, 14 से लेकर के 18 तक तो यही है, 19 से लेकर के 22 तक ये है, 23 से लेकर के 24 तक ये है। राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंने कहा था ना कि मेंशन नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज नंबर 1 जो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंदर माना जाता है, मेंशन नहीं है, तो ये हो गया डी। इसके अलावा देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फंडामेंटल राइट बट हैज बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड द सुप्रीम कोर्ट एज सच। ये कह रहा है कि डायरेक्टली किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है ना, लेकिन किसी न किसी आर्टिकल के तहत माना जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो भाई बताइए जरा, फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन नहीं है, अच्छा फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस आर्टिकल 19 में मेंशन है। 19 का जो आखिरी वाला क्लॉज था वो यही तो था, राइट टू प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को अपनाने हो तो वो 19 था। फ्रीडम टू रिसाइड ये भी 19 में मेंशन था, है ना। आर्टिकल टू फॉर्म एसोसिएशन ये भी 19 में मेंशन था। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये मेंशन नहीं था, कम्स अंडर, ये मेंशन नहीं है, ऐसे माना जाता है, कम्स अंडर
19 का जो क्लॉज नंबर 1 था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस माना था, स्पेशली कहा था मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत गला सूख गया यार इतनी देर से बोलते हुए, है ना। 1.5 घंटा होने वाला है मेरे भाई, 2 सवा घंटे से ज्यादा हो गया, तब से मैं बोल ही रहा हूँ लगातार बिना स्क्रीन के सामने से हटे हुए, बिना 1 मिनट का रेस्ट लिए हुए मेरे भाई, पिछले 78 मिनट से बोल रहा हूँ मैं। देखो जरा फटाफट से कर लो, तो ये मैंने कहा था ना कि कम्स अंडर है। आ जाइए, 3 4 5 क्वेश्चन और हैं। Which one among the following categories of person is not treated as per so far as availability of the fundamental rights is concerned? जहां तक मौलिक अधिकारों की उपलब्धता का संबंध है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की व्यक्तियों के साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा? मतलब आपसे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी के व्यक्तियों को कम दिया जाएगा या उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा? ये तो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जब सबसे ऊपर दिख रहा है तो फिर इसी को कर दो ना, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको तो सस्पेंड किया जा सकता है, उनको तो सस्पेंड किया जा सकता है। Which of the following comes under the constitutional amendment laws that the Article 13 of the Constitution of India, which could be declared void, being inconsistent with fundamental right? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में ये केशवानंद भारती केस जब हम पढ़ते हैं ना, और या फिर लॉ की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा आता है, तो ये केशवानंद भारती केस से संबंधित है, इसको मैं करवा देता हूँ क्योंकि अभी फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ये केशवानंद भारती केस में या फिर आर्टिकल 13 की पूरी जो लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम उसमें आता है ये। सर फंडामेंटल राइट्स का पीवाई क्यू का लिया, आपकी दूसरी क्लास लेने जरूरत है। अरे भाई साहब खतरनाक, इसके अलावा आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाना ना, मैं कह रहा हूँ एनडीए का, सीडीएस का, कहीं से भी क्वेश्चन लगाना, फंडामेंटल राइट्स का ना हो तब बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर्टिकल 32? आर्टिकल 32 के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3, बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक इसी में आता है, तो भैया 32 इसी में आएगा, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयरफॉर इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है या फिर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, वही कहना चाह रहा है। इट एग्रीव्ड पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया इसने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया इसने। एन एग्रीव्ड पर्सन, जल्दी से बोलो जल्दी से। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, यहां पर बात सिर्फ इतनी सी आएगी, इनमें से दो में से एक सही जाएगा, अब वो कौन सा सही जाएगा ये आपको बताना है। या तो बोलो बोलो बोलो। एक सेकंड देना। इसमें कुछ एरर तो नहीं आया, वो चेक कर रहा हूँ मैं, बस अभी कर रहा हूँ। इसमें से भाई हो सकता है,
एक्चुअली पता है क्या है, यहां पर जो इसका आंसर जा रहा है वो डी जा रहा है, लेकिन ये क्यों जा रहा है मैं ये चीज समझाता हूं। एक्चुअली यहां पर समस्या ये है, छोटी सी समस्या है इसमें, नहीं बाकी सारे तो ठीक है। वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाना है, क्योंकि कई बार हार्ट एंड सोल भी दिएगा, और यहाँ पर जो हार्ट एंड सोल है ना, वो वेरी सोल भी कहा जाता है उसको। आप इसमें मत जाना टेक्निकली, इस स्टेटमेंट में टेक्निकली उस वर्ड पे मत जाना, वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सिर्फ सोल होता तो वो प्रियम्बल को कहते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर साहब ने वेरी सोल कहा है, वो ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या आ रही है कि टेक्निकली तो ये स्टेटमेंट सही जा रहा है। क्या कह रहा है, टेक्निकली तो ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, लेकिन हमारे पास चार ही ऑप्शंस होते हैं, और जब हमारे पास चार ही ऑप्शंस होते हैं तो उनमें से हमें बेहतर आंसर करना होता है। जब हम बेहतर आंसर करना होता है तो उनमें से जो कम सही स्टेटमेंट है हम उस तरफ जाते हैं। ये कह रहा है कि देन एग्रीड पर्सन हैज नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड। अब ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही जा रहा है कि अगर उल्लंघन नहीं हुआ है तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स से संबंधित अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को। ये चीज कहां लिखी हुई है, मैंने आपको सबसे पहली चीज जो है वो करवाई थी यहां पर, यहां कहीं करवाई होगी, मैं दिखाता हूं आपको। एक सेकेंड, कहां गई, हाँ, कि फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए, यूएसए लिया गया, लेकिन इनका गारंटर कौन है, इनका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। तो आप उन फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी कर सकते हो। अब ये दोनों चीजें यहां पर टेक्निकली सही जा रहा है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर जो है ये हमें आंसर डी ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर सही डी करेंगे, बट अगर टेक्निकली बहस वाला मुद्दा आ जाए तो हम इसको सही भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो मैंने कहा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें मेंशन करना होता है, हमें मेंशन करना होता है कि कौन सा इनमें से चारों में से आंसर सही जाना चाहिए। जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली आंसर आए। एक आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस। नॉन सिटीजंस मतलब 15, 16, 19, 29 और 30, ये तो नहीं हो सकते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो 14 में आती है, ये तो हो सकता है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, जहां 1 होगा तो आंसर डी नहीं हो सकता। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये 15 होगा, ये तो नहीं हो सकता है। 15 है होगा, नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता है तो आंसर ये नहीं होगा। इसमें 1 होना चाहिए था, इस वजह से नहीं है। इसमें 2 है, इस वजह से ये गलत है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब क्या है, 1 तो है ही है, इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब है 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 में से मेंशन ही नहीं है किसी में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये 16 में है तो 15, 16 तो मिलते ही नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये 21 में आता है, तो 21 तो इसमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब 21 हो सकता है, तो इसका मतलब 4 भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, बॉय। आंसर क्या हो गया मेरे भाई, बॉय। अगला देखिए भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 से संबंधित भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आगे, बताइए कौन सा ट्रू नहीं है। इट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज देयरफॉर इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, सही है। ये तो वो सेम क्वेश्चन आ गया, फिर इसको तो सेम ही क्वेश्चन है, ये तो वो वाला जो अभी अभी करा था, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। 24 क्वेश्चंस रहे आज की हमारी क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास, अगर मजा आया क्लास करने में तो एक बार फटाफट से दिल फेंक के मार दो और कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। आपसे हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना सा चाहते हैं, आपको कैसी लगी हमारी ये क्लास, हमारी ये मेहनत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाएं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी क्लास में बने रहने के लिए। मजा आया होगा। देखिए, मेरा मकसद ये होता है कि जब टॉपिक शुरू किया है तो उस टॉपिक को खत्म ही कर दिया जाए, वरना तो मैं इसको 50 मिनट की 45 मिनट की क्लास में भी ले लेता, मेरी भी लगातार क्लास है, लेकिन मैंने कहा अगर फंडामेंटल राइट शुरू किया है तो उसको खत्म भी किया जाए। पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने खत्म किया है। मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, टाटा बाय बाय मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।